नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी एक लेक्चर जो है वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने अभी तक क्या सीखा था। तो अभी तक हमने जो है बेल्जियम और श्रीलंका के कुछ बेसिक की पॉइंट्स पे बात की थी। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और वीडियो का जो है आप जब भी हमारे वीडियो को देखा करें तो वीडियो को जो है आप पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में कर लिया कीजिए। और ईयरफोन है आपके पास तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इन फ्यूचर अगर आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जिस प्रकार से आप अपना प्यार दिखा रहे हैं, हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो अगर आपका प्यार ऐसा ही बना रहा तो बहुत जल्द हम अपने संसाधनों की जो कमी है उनको भी पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा। इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने जो पिछला लेक्चर कराया था उसका क्या, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। साहब एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा बताइए बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग कितने थे, या राजधानी में डच भाषा बोलने वाले लोग कितने थे, या कौन कौन से देश जो है वो बेल्जियम की सीमा को कनेक्ट करते थे। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार कनेक्ट हुए तो एक बार आप जो है हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो ये आज वाला जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10 का राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी पे होने वाला है। बेसिक परिचय हम आपको करा चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि श्रीलंका में क्या घटना घटी थी। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होते हैं हमारे, 20 मिनट का समय निकाल के आप कहीं पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उनको भी बताइए कि हमको ये कंटेंट जो है वो मिल कहाँ से रहा है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिएगा आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था। अब सबसे पहले बात आती है साहब, ये बहुसंख्यकवाद शब्द क्या होता है। बहुसंख्यकवाद को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिएगा आप जिस गांव में रहते हैं वहां पे 100 लोग रहते हैं और 100 में 80 लोग हिंदू हैं और 20 लोग मुस्लिम हैं। अब जब वहां पे प्रधान चुनने का नंबर आता है तो साहब जाहिर सी बात है हिंदू ही प्रधान बनेगा, क्योंकि वोटों की संख्या हिंदू लोगों की ज्यादा है। तो जब हिंदू प्रधान चुन के आएगा तो एज ए राजनीतिक विचारधारा के लोग जो होते हैं उनकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, तो उस गांव के प्रधान की भी विचारधारा क्या होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर यह कहा जाएगा कि भाई गांव के जो 100 लोग हैं ना, जिसमें 20 हिंदू हैं और 20 मुस्लिम हैं और 80 हिंदू हैं, तो सभी के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। अगर जो संख्या में ज्यादा लोग हैं वो कम संख्या वाले लोगों पर अगर अपने अधिकारों को या अपनी अपनी इच्छाओं को उन पे थोपने लगते हैं तो उसी को बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं की रोटी पसंद है, या कह सकते हो कि आपके गांव में जो 80 लोग हिंदू हैं उनको गेहूं की रोटी पसंद है और 20 जो मुस्लिम लोग हैं उनको मक्के की रोटी पसंद है, तो हम जबरदस्ती उनसे कहें नहीं आपको मक्के की रोटी नहीं खानी है, आपको गेहूं की ही रोटी खानी है, नहीं खाओगे तो आपको खानी पड़ेगी। आपके लिए ऐसे कानून बना दें कि आपको जबरदस्ती गेहूं की रोटी खिलाई जाए, तो मतलब हम अपनी इच्छाओं को उन 20 व्यक्तियों के ऊपर थोप रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। तो हम श्रीलंका की स्टोरी से समझेंगे कि साहब बहुसंख्यकवाद क्या होता। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि साहब श्रीलंका में ना मेजोरिटी में 2 लोग थे। सबसे ज्यादा कौन थे, सिंगली जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसके बाद तमिलियंस थे जिसमें 13% लोग जो थे वो श्रीलंकाई तमिल थे और 5% लोग जो थे वो भारतीय मूल के तमिल थे। ये हमने जाना था कि बौद्धिस्ट लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, मतलब जो सिंगली समुदाय के लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, और जो तमिलियंस थे उसमें कुछ मुस्लिम भी थे और सब हिंदू भी थे। तो हिंदू जो थे वो सनातन धर्म को मानते थे, मुस्लिम अपने इस्लाम धर्म को मानते थे। अब श्रीलंका में होता क्या, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हमको कैसे पता चलेगा कि साहब बहुसंख्यकवाद था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं तो हम थोड़ा पीछे जर्नी पे चलते हैं। पीछे जर्नी का मतलब हम तब से देखेंगे जब श्रीलंका आजाद हुआ। तो बात आती है भाई श्रीलंका आजाद कब हुआ। ये भी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कुछ नहीं पूछेंगे तो यही पूछ लेंगे, बताइए श्रीलंका कब आजाद हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि साहब श्रीलंका जो है ना औपनिवेशिक शासन से 1948 में आजाद हुआ था। मतलब कॉलोनियल जो आपका राज चल रहा था उससे कब, अंग्रेजों के शासन से कब आजाद हुआ, 1948 में। मतलब भारत की आजादी के 1 साल बाद जो है वो श्रीलंका आजाद हुआ। ज्यादा गैप नहीं था भारत की आजादी और श्रीलंका की आजादी में। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, मैंने कई बार ये कहा है, मैं अपने लेक्चर में, अपने स्कूल में, कॉलेज में ये बात बताता हूं कि यहीं से हमको ये पता चल जाएगा कि
अगर श्रीलंका जैसे लोग भारत में उस समय होते जब हमारे देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, मतलब जब हम आजाद हुए थे, तो हमारी दशा क्या होती। लेकिन शुक्र मनाना चाहिए हमें किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने उस समय राजतंत्र को न चुनकर लोकतंत्र को चुना, और आज हम इस स्थिति में बने हुए हैं। 1948 की बात की जाए तो 1948 में श्रीलंका जो वो औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होता है, अंग्रेजों से आज़ादी मिलती है। और जब आज़ादी मिलती है श्रीलंका को, तो वहाँ पे क्या किया जाता है साहब, जो शासन सत्ता की जो बागडोर थी ना, वो किनके हाथ में आती है, सिंघली समुदाय के हाथ में आती है। मतलब वहाँ पे जो पहली बार जो डेमोक्रेटिक आपकी जो सोसाइटी चुनी जाती है, या कह सकते हो लोकतंत्र के माध्यम से जो सरकार चुनी जाती है, उनमें सबसे ज्यादा कौन चुनकर आते हैं, सिंघली समुदाय के लोग चुनकर आते हैं। क्यों चुनकर आते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था आपको कि वहां पे मेजोरिटी में कौन थे साहब, सिंघली थे। जैसे ही ये सिंघली लोग चुन के आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, वहां पे तमिलियंस भी थे, ईसाई भी थे और मुस्लिम भी थे। तो ये सिंघली समुदाय के जो लोग थे ना, ये अपना प्रभुत्व हासिल करना चाहते थे, ये उनपे राज करना चाहते थे। किस पे, जो कम संख्या में लोग थे, जैसे तमिल हो गए, ईसाई हो गए और मुस्लिम हो गए, इन पे अपना राज करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाना स्टार्ट कर दिया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाना स्टार्ट कर दिया कैसे, कि साहब वो जो धर्म मानते थे उन पे जबरदस्ती की गई कि आप ये धर्म नहीं मानेंगे, आपको अगर श्रीलंका में रहना है तो आपको बौद्ध धर्म को फॉलो करना होगा। इस टाइप के उनके दबाव बनाए गए। और क्या किया गया साहब, और जो लोकतांत्रिक सरकार चुन के आई, उसने क्या किया, अब जो सरकारी नौकरियां थी श्रीलंका में, जितने भी सरकारी पद थे, उनमें किनको वरीयता देना प्रारंभ कर दिया, उनमें साहब जो है उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए बौद्धिस्टों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, फायदा देना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं से भी पार्टी को अगर चुनाव लड़ाना होता था तो अपने लोगों को टिकट देते थे, और वो मुस्लिमों को और तमिलियंस को जो है बाइकआउट कर रहे थे बार बार। अब थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। भारत में जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम कई जगह पे ये देखते हैं कि भारत में, मैंने आपको बताया था कि भारत में जब अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, तो भारत में अल्पसंख्यक के हिसाब से हम देखते हैं तो भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है, तो ये बात आप याद रखेंगे, भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन है। तो भारत में अल्पसंख्यक की बात की जाती है तो भारत में साहब एक तो आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक में, ठीक है, कम मात्रा में है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक में हो गए, उसके बाद सिख अल्पसंख्यक में हो गए, उसके बाद जैन अल्पसंख्यक में है, और कौन है साहब, ईसाई भी अल्पसंख्यक में है। तो इस तरीके से ये लोग जो है वो भारत में अल्पसंख्यक में। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बात करते हैं। कई बार आपने सरकारों को देखा होगा, कई बार क्या आपने ज्यादातर देखा होगा कि सरकारें जो है भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे कराने के चक्कर में रहते हैं। मतलब जो मेजोरिटी में जो लोग चुन के जाते हैं ना, वो मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये करते भी हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात हम सीखेंगे कहाँ से, श्रीलंका से। अगर हमको एक वेल डिजर्व सोसाइटी बनानी है ना, तो हमको सबके हितों के बारे में ध्यान रखना होगा। भाई किसी की भी इच्छा है वो गेहूं की रोटी खाए, मक्के की रोटी खाए, वो उसका अपना ओपिनियन है, ठीक है, उसमें हमको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सरकार जानबूझकर हस्तक्षेप करती है। जहाँ पे वो आपको धर्म के नाम पे लड़वा पाएगी, वहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाएगी। जहाँ पे उसका जाति के नाम पर फायदा होगा, वहाँ पे आपको जाति के नाम पर लड़ाएगी। जहाँ पे उसको भाषा के आधार पर फायदा होगा, वहाँ पे आपको वो भाषा के आधार पर जो है आपका विवाद कराएगी। तो एक अच्छे नागरिक की पहचान ये होती है कि साहब वो इन सभी मामलों से अपने आप को दूर रखे और वो भारत के विकास के हित में बात करे, ना कि ये हिंदू मुस्लिम जात पात के झगड़ों में या धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा करने में अपना करे, क्योंकि इन सब चीजों से किसी भी देश का भला नहीं होता है। ये बात हम जानेंगे श्रीलंका से। तो श्रीलंका में जो ये सिंघली समुदाय के लोग चुनकर आए ना, इन्होंने क्या किया, जो जितने भी सरकारी महकमे थे उनमें क्या किया, सिंघलियों को वरीयता देना प्रारंभ किया। इन्होंने वरीयता ऐसे ही देना स्टार्ट नहीं किया, ये क्या लेके आए, एक लीगल लॉ लेके आए, एक कानून बना के लाए। इन्होंने एक कानून 1956 में लेके आए। इन्होंने शुरुआत की कहाँ से, भाषा से। इन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट लेके आते हैं और इस एक्ट के थ्रू ये क्या करते हैं, इस कानून की सहायता से तमिलों को दरकिनार कर देते हैं। तमिलों को कैसे दरकिनार करते हैं, क्योंकि जो तमिल लोग थे ना, वो साहब कौन सी भाषा बोल रहे थे, तमिल भाषा बोल रहे थे। और जो आपके सिंघली थे वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, वो आपकी अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी सिंघली लोग जो सिंघली लैंग्वेज बोल रहे थे, इन्होंने क्या किया, कानून की सहायता से उन्होंने सिंघली भाषा को पूरे श्रीलंका की राजभाषा बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब देखो, देश में अगर आपको श्रीलंका में रहना तो आपको सिंघली लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। अरे भाई, लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाषा का इतना मतलब नहीं होता है। भाषा जो होती है वो बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, लोगों की सुविधा के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, ना कि लोगों पे जबरदस्ती थोपनी चाहिए। आपने देखा होगा भारत में भी भाषा को लेकर कई जगह विवाद मिलता है आपको, आप देखते हैं ना। आपने क्या देखा होगा
कि साहब महाराष्ट्र में लोग मराठी को लेकर विवाद करते हैं, उत्तर भारत में आपने देखा होगा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति आ जाता है तो हम उसको जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे और विकसित देश के बारे में ये चीजें शोभा नहीं देती हैं कि अगर कोई देश विकासशील की स्थिति में और वहां पे आप ऐसी चीजों पे बहस करते हैं जहां पे आप अपने बेसिक जो आपकी ह्यूमैनिटीज हैं या बेसिक सुविधाएं हैं उनको छोड़कर अगर आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं तो ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो यही किया श्रीलंका ने क्या किया, अपनी जो वहां पे मेजोरिटी में जो लोग थे ना उन्होंने सिंगली भाषा को राजभाषा बना दिया। जैसे ही सिंगली भाषा को श्रीलंका में राजभाषा बनाया गया, कौन सी भाषा को, सिंगली भाषा को श्रीलंका में राजभाषा बनाया और सरकारी नौकरियों में किसको प्राथमिकता दी जाने लगी, सिंगली समुदाय को सरकारी नौकरियों में जो है वरीयता दी जाने लगी। तो जो तमिल समुदाय के लोग थे या जो भी माइनॉरिटी के लोग थे उनको ये एहसास होने लगा था कि साहब हमारे अधिकारों को जो है वो छीना जा रहा है। इस चीज को लेके वो जो है अब निश्चिंत हो गए थे कि उनको लगने लगा पूरी तौर से कि भाई अब हमारे अधिकारों का हनन होने लगा है। और ये बात उनको तब और ज्यादा लगी जब श्रीलंका की जो ये सिंगली समुदाय की जो सरकार थी, इन्होंने ये कहा कि भाई अब हम पूरे देश में क्या लाएंगे, एक नया संविधान लेके आएंगे। तो जैसे ही ये बात कही गई और इस संविधान में किसके संरक्षण की बात की गई कि भाई जो बौद्धिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनको बचाएंगे हम, हमको तमिल लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमको ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है, हमको मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों के लिए काम करेंगे। तो जैसे ही ये बात इस नए संविधान के प्रावधान में कही गई तो पहली बार लोगों को ये लगा कि सही भाई जो ये सरकार चुनी गई है ना, जो ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये क्या कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। जब तमिल लोगों को और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये लगा तो इससे क्या हुआ कि जब ये भेदभाव जब लोगों को लगने लगा तो सिंगली और तमिल समुदाय दोनों के मध्य क्या हुआ, आपसी टकराव बढ़ गया। मतलब तमिल जो था वो सिंगली को नहीं देखना चाह रहा था, सिंगली जो था वो तमिलियंस को नहीं पसंद कर रहा था। इससे होता क्या है कि साहब पूरे श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। अब गृह युद्ध क्या होता है देखिएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या सुना होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या था, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, ठीक है। उसमें किसी भी कॉमन सिविलियन का जो है कोई रोल नहीं था। लेकिन जब मान लीजिए भारत में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है गृह युद्ध जैसी, तो क्या होगा, गृह युद्ध में क्या होता है कि आपके देश के अंदर ही लोग आपस में जो है वो मरने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, गृह युद्ध। तो ये गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो कहाँ पैदा हो जाती है, श्रीलंका में। कौन कौन से दो समुदायों के मध्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऐसी कि सिंगली और आपके जो तमिलियंस थे वो आपस में लड़ने लगते हैं और इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। खून खराबा होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है खून खराबा, वो देखते हैं कि भाई कैसे हुआ ये सब। अब होता क्या है कि जब ये सब काम चल रहा था, इधर नया एक्ट आया, नए एक्ट के तहत लोगों के अधिकारों को छीना गया, तो तमिलियंस ने ये सोचा कि यार हमको भी तो अधिकार चाहिए। तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए पहले जो है एक सही और लीगल तरीका चुना, कह सकते हो आप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाने प्रारंभ किए, भाई अपनी अपनी पार्टियां बनानी प्रारंभ की। क्योंकि अगर आपको अधिकार चाहिए है ना तो आपको सब सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। सिस्टम का हिस्सा होने का मतलब कि आपको जहां पे कानून बनाए जाते हैं पहले वहां पहुंचना होगा, वहां पे पहुंचना होगा। और वहां पे पहुंचने के लिए आपको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव लड़के जो है लोग आपको जिता के भेजेंगे, आप MP MLA बनकर जो है जो कानून बनाने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनमें प्रवेश करेंगे और वहां पे जाके या तो आप अपने लिए कानून बनाएंगे या जो आपके विरोध में कानून बन रहे हैं उनका विरोध करेंगे। तो ये रास्ता अपनाया तमिलियंस ने। जब रास्ता ये अपनाया तमिलियंस ने तो क्या हुआ कि सब अभी भी उनके साथ वही भेदभाव कि तमिलियंस की, जब तमिलियंस जो थे ना, तमिल लोग थे, उन्होंने जब अपने अधिकारों को मांगने के लिए जब राजनीतिक दल बनाए तो जब वो धरने देने लगे या संघर्ष करने लगे तो बराबर से क्या होता था कि जब भी कहीं धरना वगैरह देने जाते थे वो या विरोध प्रदर्शन करते थे तो श्रीलंका की जो सरकार थी सिंगलियों की, वो लगातार इनको नकार रही थी, मतलब इनको सीरियस नहीं ले रही थी। तो जब सीरियस नहीं लिया तो होता क्या है कि जिसके उपरांत क्या होता है कि मतलब जब सरकार ने इनकी मांगों को लगातार नकारा तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार की मांग की। इन्होंने कहा कि साहब आप हमारे अधिकारों को नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए जो उत्तर पूर्व में जहाँ पे हमारी संख्या ज्यादा है, मतलब जहाँ पे तमिलियंस की संख्या ज्यादा थी, आप ऐसा करिए हमको वहाँ पे एक अलग से जगह दे दीजिएगा, हम अपनी वहाँ पे स्वतंत्र सरकार बनाएंगे, अपने कानून हम खुद से बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र ईलम सरकार की मांग की। ईलम सरकार, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा बताइए श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में
कौन सी स्वतंत्र सरकार का गठन के लिए मांग की गई थी, तो ईलम सरकार आपको याद रखनी है। तो जब ये ईलम सरकार की मांग करते हैं तो जैसे ही ये कहते हैं कि नहीं भाई हमको अलग देश दे दीजिए श्रीलंका में, तो ऐसे करके जो है जो टकराव अभी तक कम लेवल पे था, अब वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सिंगलियों और किसके बीच में, तमिलों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा होता है और दोनों के बीच में अविश्वास जैसी स्थिति कि मतलब तमिल जो था वो सिंगली पे भरोसा नहीं कर रहा था और सिंगली जो था वो तमिलियंस पे भरोसा नहीं कर रहा था। ये स्थिति पैदा हुई और ये स्थिति पूरी पैदा होते होते जब पूरे देश में पूरे में जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, लोग मारे जाने लगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। तो इस तरीके से ये जो संघर्ष था, ये जो गृह युद्ध की स्थिति थी वो 1980 से लगातार चलती रही और ये स्थिति चली 30 वर्षों तक। मतलब देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी इस गृह युद्ध की वजह से चौपट हो गई और ये गृह युद्ध जो है जाकर 2009 में समाप्त होता है। 2009 में ये युद्ध जो है ट्रीटी साइन होती है भारत के साथ और भारत इस युद्ध को गृह युद्ध को समाप्त कराने में मदद करता है और उसके बाद फिर से लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है और जो नई सरकार चुन के आती है अब वो सिंगली और तमिल दोनों लोगों के लिए काम करती है और इस तरीके से जो है श्रीलंका ने एक बहुत बुरा दौर देखा। 30 वर्षों तक लगातार जो है अर्थव्यवस्था वहां की, आज भी स्थिति यही बनी हुई है। आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चौपट हुई। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का चौपट होने का पूरा कारण था कि साहब आपने अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी। अगर आप उनके विरोध में ये काम ना करते, आप सिंगली भाषा को राजभाषा ना बनाते या अल्पसंख्यक जो वहाँ के तमिल थे या जो मुस्लिम्स थे उनको उनके हक दे दिए होते तो शायद गृह युद्ध की स्थिति ना पैदा होती और गृह युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होती तो साहब ये जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी जिससे लोगों का जीवन कठिन हुआ था ये श्रीलंका में नहीं होता। अब थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत में आपको बहुत से नेता मिलेंगे, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनको आपकी अर्थव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको नहीं फर्क पड़ता है आपके बच्चे खाना खा के लेटे हैं या नहीं लेटे हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता होती है। इसीलिए वो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है वो आपकी सामुदायिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगा, वो आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएगा, आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवाएगा, आपके लिए अच्छे पुल बनवाएगा। इन व्यवस्थाओं को वो देखेगा, आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवाएगा जहाँ पे आपका इलाज हो सके, ना कि वो आपसे कहेगा कि देखिए नहीं हिंदी भाषा को हम राजभाषा बनाएंगे। अरे भाई क्यों बनानी है राजभाषा किसी भी भाषा को? अगर हम भारत में राजभाषा बनाने पे आ जाएंगे तो भारत में 2000 से ऊपर राजभाषाएं बन जाएंगी। इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे, हर व्यक्ति अपने अलग जो है देश की मांग करने लगेगा। क्या इसीलिए सरदार पटेल जी ने ये जो काम किया था कि सारी की सारी रियासतों को एक साथ किया था? भाई हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे यहाँ पे लोगों का जीवन बेहतर हो, ना कि हम धर्म के नाम पर उलझे रहे और श्रीलंका जैसी हमारी स्थिति हो जाए। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि साहब जब भी कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो उसको सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी भाषा के लोगों का, सभी प्रकार की, मतलब एक आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हो ना उसमें सबकी भागीदारी हो। हमारा कोई अल्पसंख्यक ना छूटे हमसे, हमारा कोई बहुसंख्यक हम किसी अल्पसंख्यक पे हावी ना हो। इन सभी चीजों को लेकर हमको सरकार बनानी चाहिए। अगर ऐसी सरकार होगी तो वो किसी भी देश के विकास के पथ में कभी भी जो है दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी। हमेशा वो देश प्रगति के रास्ते पर होगा और अच्छी तरीके से प्रगति करेगा। नहीं तो स्थिति हमारी कैसी हो जाएगी आप देख लीजिएगा, हमारी स्थिति हो जाएगी श्रीलंका की तरह। हमारे भी देश में लोगों के हाथ में कटोरा होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब चौपट हो जाएगी तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता है। जब हम अपनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको कोसेगी, वो कहेगी साहब हमने अपने पूर्वजों को, पता नहीं हमारे पूर्वजों ने क्या किया आगे। इसलिए ये चैप्टर हमको सिर्फ ये बताता है कि आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करना होता है। आज वाले वीडियो में हम बस यहीं पर इसी बात पे जो है विराम देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था श्रीलंका की स्थिति को जानने के लिए। आज वाली वीडियो में हमने जो है श्रीलंका की स्थिति को जाना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगले चैप्टर में हम जो है क्या देखेंगे कि अगले चैप्टर में हम बेल्जियम की स्थिति को देखेंगे कि बेल्जियम में भी तो भाई जातीय भिन्नता थी, भाषा के आधार पर भिन्नता थी, लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि वो देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतरीन कर ले गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल वीडियो पे जरूर आइएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपका जो है क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।